Hello everyone, today we will do the exercise 12b. It is based on inverse proportion. So let's start the exercise from its first question. Observe the tables given below and in each case find whether x and y are inversely proportional. इसमें क्या है, आपको टेबल दे रखा है उसने और इसमें हमने चेक करना है कि जो x और y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, राइट। तो जब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि रेशो में वैल्यू लेकर फिर उसको कट करते थे, ठीक है ना। फिर देखते थे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, अगर कांस्टेंट तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सिमिलरली हमने इसमें करना है, लेकिन इसमें हम रेशो में वैल्यू नहीं रखेंगे, ये इन्वर्सली रखेंगे, वेरी कर रही है इन्वर्सली, तो इनको इन्वर्सली रखेंगे वैल्यूज़ को, राइट। तो अभी हम लिखते हैं इसको एक्स और वाई। नाउ x into y is equal to 6 into 9। सिमिलरली ये भी वैल्यू ऐसे ही हमने टेक कर लेनी है, 10 into 15, 14 into 21। अगर आप इसको एक एक को वैल्यू को आप सॉल्व करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, आपने इकट्ठी नहीं करनी है, तो इसको आपको फिर कॉलम नेम देना पड़ेगा 1 2 3 4, जहाँ फिर आप लिख सकते हो A B C D, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट में हमने निकाला कि इसका आंसर इतना आया, सेकंड का इतना आया, थर्ड का इतना, फिर सबको चेक कर सकते हो। अगर नहीं तो आप एक साथ ही पहले सबको लिख लो। तो ये आ गया 16 into 24, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका एक्स वाई, इनको किया दोनों को तो ये आ गया हमारा 54, और इन दोनों को किया तो ये आ गया हमारा 150। एंड 14 और 21 को करके देख लेते हैं हम। 14 1 सा 14 आ गया, 1 14 2 द 28, 28 प्लस 1 29, 294 हो गया। और 16 और 24 को करके देख लेते हैं। 16 4 द 64, 6 16 2 द 32, 32 प्लस 6 38, तो ये आ गया हमारा 384। तो देखो ये सारी वैल्यूज आपकी सेम आ रही है, नो कहीं पर भी सेम नहीं बन रही है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट आई नहीं है आपकी वैल्यू, तो आप लिख सकते हो कि एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, राइट। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं नॉट। इसका मतलब भी वैसे यही होता है कि नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। So that's why we can see that x and y are not inversely proportional, right? तो अगर आपको ऐसे सम आते हैं कि चेक करो उसको कि है कि नहीं, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लियर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम सेकेंड। इसमें भी हम सेम ही करेंगे। सो हियर वी हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स इज 5 9 15 3 एंड 42 एंड वाई इज 18 10 6 30 एंड 2। सो नाउ we will write x multiply y is equal to 5 into 18, 9 into 10, 15 into 6, 3 into 30, 45 into 2। तो अभी हमने इसको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन इसको, इन दोनों को, इन दोनों को, देन इन दोनों। तो देखो क्या आता है हमारा मल्टीप्लाई करके। 18 5 द 90, 9 10 द 90, 15 6 द 90, 33 द 90, 42 45 मल्टीप्लाई टू 90 आना, सॉरी 90, ठीक है ना। ये देखो सबकी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आ गई आपकी वैल्यू, कहीं वेरी नहीं की है, ठीक है ना। कांस्टेंट आनी चाहिए हमारी वैल्यू। सो देयरफॉर एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू हमारी कितनी आई है, 90, ठीक है ना। ये हो गया हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो अभी आप कह सकते हो, सो वी कैन सी दैट
यहाँ क्लियर हो रहा है हमें, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट x and y are inversely proportional। डन। यही हमने करना था कि चेक करना था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि ये देखो यहाँ हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो जो हमने फर्स्ट किया था उसमें हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो है नहीं आई थी, यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 90। सबका आंसर सेम आ रहा है, कहीं चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज हो जाता जैसे फर्स्ट में हुआ था, ठीक है ना, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रही, वेरी कर गई है। सो दैट्स वाई एक्स वाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट यहाँ पर वेरी नहीं की है, ये कांस्टेंट रही है, ठीक है ना। वहाँ वेरी की थी फर्स्ट में, यहाँ वेरी नहीं की है, चेंज नहीं हुई है, वहाँ पर चेंज हुई थी जहाँ सेम रही है, ठीक है ना, कहीं जाकर चेंज नहीं हुई। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। The values of x is 9, 3, 6 and 36. The values of y are 4, 12, 9 and 1. अभी हम चेक करेंगे ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल राइट x इंटू वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 3 इंटू 12, 6 into 9 and 36 into 1, राइट। इनको मल्टीप्लाई आ गया एक्स वाई और इनको किया तो ये बन गया हमारा 36, 12 3 दा 36, 6 9 दा 54 and 36 1 दा 36। अभी देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 36, इसकी भी 36 और यहाँ पर आ रहा है 54 और इसकी वैल्यू भी क्या है 36। तो ये वैल्यू हमारी जो है सेम नहीं आ रही, कांस्टेंट नहीं है। अगर वैल्यू हमारी कांस्टेंट नहीं है तो इट मीन्स ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, राइट। सो देयरफॉर तो यहाँ पर जो नहीं आ रही हम वहाँ पर क्रॉस लगा देंगे 36, 36, 54 पर, राइट। ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है। सो दैट्स वाई एक्स एंड वाई आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, नॉट constant value, right? So that's why x and y are not inversely proportional. Now let's do the next question. Second, if x and y are inversely proportional, find the values of x1, x2, y1 and y2 in the table given below. Here x is 8, x1 16, x2 80 and y is y1 4, 5, 2 and y2। यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी x1 की, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है x1 और यहाँ पर x2 और यहाँ पर y1 की वैल्यू निकालनी है y2 की। बट अभी यहाँ पर देखो कि आपके पास है क्या 8/y1, x1 एंड 4। तो यहाँ पर तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जो है वो मल्टीप्लाई में होते हैं, इसमें एक्स वाई की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो कांस्टेंट आनी चाहिए वैल्यू। देखो यहाँ पर 8 और साथ में है y1। अगर मैं इसको टेक करती हूँ दोनों को वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर y1 एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आएगी। हमें ऐसी एक वैल्यू चाहिए कि जो दोनों ही हमारे पास x और y की यहाँ पर आ रही है। तो हम सभी वैल्यूज़ को टेक कर लेंगे 16 और 15 के साथ। तो पहले हम इनको कॉलम को नंबरिंग दे देते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दो, चाहे आप इसको लिख लो A B C D E, राइट। तो पहले हम सॉल्व करेंगे A और C को, सभी को C के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। जहाँ फिर जब आपके पास A की आ जाती है फिर B की A B रख लो, राइट। जब B की आ जाएगी फिर आप C की तो है आपके पास ऑलरेडी, C और D की रख लो। देन D की जब आ जाएगी D E रख लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप जस्ट सभी वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है वो C कॉलम के साथ ही कर लो, राइट। सो नाउ फर्स्टली वी विल टेक
पहले यहाँ पर लिख लो x and y are inversely proportional. So now firstly we will take A and C कॉलम, राइट। तो यहाँ पर देखो आपके पास A की वैल्यू है 8/y1 और C की वैल्यू 16/5, राइट। अब इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 8 × y1 एंड 16 × 5। y1 की वैल्यू यहीं पर रहने देते हैं, 16 × 5, ये 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 द 16। सो हेयर द वैल्यू ऑफ y1 विल बी 2 5 द 10। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y1 विल बी 10। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, राइट। अभी हम b और c को सॉल्व करेंगे। आप a और b को भी कर सकते हो, नहीं तो आप b एंड c को भी टेक करेंगे हम। नाउ वी विल सॉल्व द वैल्यूज ऑफ b एंड c, राइट। यहाँ पर हम वैल्यूज टेक करते हैं x1/4, यहाँ पर आ गया 16/5, तो ये आएगा आपका 4 है x1 × 4 एंड 16 × 5। सो x1 यहीं रह गया, 16 × 5 ओवर ये 4 नीचे आ गए। कटिंग कर देते हैं हम इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 4 द 16। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x1 = 4 5 द 20। सो द वैल्यू ऑफ x1 विल बी 20, राइट। Now the next we will solve C and D. Here 16/5 x2/2, here 16 × 5 and x2 × 2। तो 2 है, इसके नीचे ले आते हैं। So 16 × 5/2 is equal to x2. Now we will cancel these values. So 2 1 ज़ा 2, 2 8 द 16। So x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, therefore x2 is equal to 8 5 द 40। तो x2 की जो वैल्यू आई हमारी कितनी बन जाएगी, 40, राइट। अभी हमें चाहिए y2 की वैल्यू, तो यहाँ पर हम टेक कर लेते हैं, टेक D and E। सो हेयर x2 D भी रख सकते हो, C के साथ ही हम टेक कर रहे हैं तो C ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। C and E, तो C आ गया हमारा 16/5, यहाँ पर है 80/y2। So 16 × 5, 80 × y2 की वैल्यू चाहिए। 16 × 5, 80 जो है हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। सो नाउ 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर हमारे पास आया y2, राइट। सो y2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y2 विल बी 1, ठीक है। तो y2 की वैल्यू आ गई हमारी, यही हमने फाइंड आउट करना था, x1 x2 y1 y2। तो जो हमने सारी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, क्लियर। तो अभी चेक करते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शनल है कि नहीं। सॉरी, ये तो ऑलरेडी हमारा प्रोपोर्शनल था इन्वर्सली। तो यहाँ पर जो है x y की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो है देखो x1 की जो हमने निकालनी थी वो क्या है हमारी वैल्यू, x1 = 20 एंड
देन x2 की वैल्यू आ गई हमारी 40 और y1 की वैल्यू थी हमारी आई 10 एंड द लास्ट वन इज y2 इज इक्वल टू 1। यही हमने फाइंड आउट करना था जो हमारी वैल्यूज़ थी, ठीक है ना। इसी तरह ही आप फाइंड आउट करोगे वैल्यूज़ को। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट सम इज थर्ड। If 35 men can reap a field in 8 days, in how many days can 20 men reap the same field? क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर 35 मैन जो हैं वो 8 दिनों में खेत को काट सकते हैं तो 20 आदमी कितने दिनों में सेम खेत को, उसी खेत को जो है कितने दिनों में काट सकते हैं। सो यहाँ पर बात हो रही है मैन और डेज की, राइट। हम पहले यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। सो एक में आ जाएगा हमारा मैन एंड डेज। हमें नंबर ऑफ डेज जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है ना। अगर 35 मैन है तो कितने डेज लगते हैं? 8 डेज। और अगर 20 मैन है तो कितने डेज लगेंगे ये हमें पता नहीं है। सो दैट्स वाई हमने इसको क्या कर लिया, लेट एक्स। क्लियर? तो जो हमारा जी कौन सा केस बन रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, राइट। इसमें क्या होता है, एक अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सेकंड क्या होगी आपकी डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर? डायरेक्ट में क्या करते थे आप, अगर एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होती थी तो सेकंड वाली भी जो है इंक्रीज होती थी। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो सेकंड वाली भी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, ठीक है ना। इनवर्स में क्या है, जो दोनों वेरी कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या है, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई में हम दोनों को वैल्यूज़ को लेंगे, टेक करेंगे, ठीक है ना। इन दो जिसमें x वाली वैल्यू आप पहले वो टेक कर सकते, नहीं तो इसको भी रख सकते हो, ठीक है ना। पहले हम x वाली टेक कर लेते हैं। 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 8। क्लियर? अभी चाहिए मुझे x की वैल्यू, x यहीं पर रहने देते हैं। सो ये आ गया 35 इंटू 8 ओवर 20। अभी हम इनको कैंसिल करेंगे। ये आ गया 4 5 द 20, 4 2 द 8। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 7 द 35। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, x इक्वल टू 7 2 द 14। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो गए फिर हमारे, 14, ठीक है। सो देयरफॉर required number of days will be 14. So this is our answer of question third। यही हमें चाहिए था कि हमारे जो 20 मैन है वो जो है 14 डेज में जो है काम कंप्लीट करेंगे, मतलब इस खेत को काट सकते हैं, सेम खेत को। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सम इज 12। इसमें क्या है, फोर्थ सम। 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 डेज। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 6 डेज। तो फोर्थ सम में क्या कह रहे हैं वो कि 12 आदमी जो है एक तालाब को 8 दिनों में खोद सकते हैं, डिग कर सकते हैं, और 6 दिनों में कितने आदमी इस तालाब को खोदते हैं, ठीक है, मतलब उसको डिग करते हैं। क्लियर? सो इसमें पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मैन और डेज की बात हो रही है, तो एक में हम लिख लेते हैं मैन और सेकंड में आ गया हमारा डेज, राइट। सो अगर 12 मैन है तो 8 दिनों में वो एक तालाब को, पॉन्ड को डिग करते हैं, खोदते हैं, और 6 दिनों में वो कितने जो हैं आदमी उस पॉन्ड को खोदते हैं वो हमें पता नहीं है, हमने रिक्वायर्ड कर लिए हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन विल बी x, वो हमने x मान लिया।
राइट। ये केस कौन सा बन रहा है हमारा, इनवर्स प्रपोर्शन। सो बाय इनवर्सली प्रपोर्शनल वी हैव, अभी जहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को एक्स वाली इस साइड है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको, वो आप पर डिपेंड है, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक्स फिर इस साइड है, हम बाद में भी तो एक्स इस साइड लिखते हैं ना, सो दैट्स वाई मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि पहले आप एक्स वाला लिख लिया करो, मल्टीप्लाई करनी है तो। सो एक्स इंटू 6 12 इंटू 8, राइट। अभी एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्स यहीं पर रह जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएंगे, 12 इंटू 8 ओवर 6। अभी हम कैंसिल करेंगे, नाउ कैंसिल दिस नंबर। सो 6 1 6, 6 2 12, सो 8 2 16, जो नंबर बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। x इक्वल टू 8 2 16, क्लियर। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 16। नाउ यही हमने निकालना था। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ men कैन बी 16। यही हमने निकालना था भी 6 दिनों में कितने आदमी जो हैं वो इसको जो है खोद सकते हैं, इस तालाब को, राइट। तो देखो इंक्रीज डिक्रीज हुई थी वैल्यू, तो यहाँ पर 12 है 8, तो x की वैल्यू हमने मैंने कितने निकाले यहाँ पर 60, राइट। नाउ द नेक्स्ट सम इज 5th। 6 cows can graze a field in 28 days. How long would 14 cows take to graze the same field? क्या कहता कि 6 काउस जो हैं वो 28 डेज में जो है खेत को चर सकती हैं, मतलब ग्रेजिंग कर सकती हैं। तो जो 14 गायें हैं, ठीक है ना, मतलब 14 काउस जो हैं वो सेम खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। अगर उनको 28 डेज लग रही हैं 6 गायों को खेत को चरने में, तो 14 गायें जो हैं वो कितने दिनों में इस खेत को चर सकती हैं। तो एक बात हो रही है हमारी काउस की और एक बात हो रही है हमारी डेज की, राइट। काउ अगर 6 हैं तो उसको 28 डेज लगते हैं, अगर काउस हमारी 14 है तो कितने दिनों में वो इसको चर सकती हैं, मतलब कितने दिन लगेंगे। तो ये हमें पता नहीं, इसको हमने लिख लिया x। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल x वाली वैल्यू हम टेक करेंगे पहले, ठीक है ना। ये आ गया 14 इंटू एक्स, आगे 6 इंटू 28, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स यहीं पर रह गया। ये आ गया 6 इंटू 28, जो 7 वाला इस साइड आकर क्या हो गया डिवाइड। अभी हम कटिंग कर देते हैं। नाउ कटिंग दिस नंबर, 14 1 14, 14 2 28। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर, 6 2 12। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 12, राइट। सो x जो 14 काउज हैं वो कितने दिनों में भी फिर वो सेम खेत को चर सकती हैं 12 डेज में। सो हमने यही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालने, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो गए फिर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज विल बी 12, right? So this is the answer of question 5th. Clear? Now let's do the 6th sum. A car takes 5 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 75 km per hour? इसमें क्या कहता है कि एक कार जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको 5 घंटे लगते हैं अगर उसकी स्पीड 60 km per hour है, राइट।
अगर 75 किलोमीटर पर आवर हो कार की स्पीड, वो इतनी कार ट्रैवल करे इतनी स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसमें हमने क्या निकालना है, टाइम। एक टाइम की बात हो रही है, एक हो रही है स्पीड की बात। तो हमने टाइम निकालना है कि स्पीड दोनों की दी हुई है, एक में टाइम दिया, एक टाइम नहीं दिया हुआ हमें। क्लियर। सो एक में हम लिख लेते हैं स्पीड और एक में क्या आ जाएगा हमारा टाइम। स्पीड हमारी है किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है हमें आवर्स में दिया हुआ है, राइट। अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो 5 घंटे लगते हैं। ठीक है ना। अगर 75 है तो कितने घंटे लगेंगे, वही हमने निकालना है। सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल पहले ये लिखना है, हम इसको लिख लेते हैं पहले। 75 इंटू एक्स 60 इंटू 5, तो एक्स यहीं पर रहने देते हैं। तो 60 इंटू 5 ओवर 75। नाउ वी विल कैंसिल दिस नंबर्स। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 इस साइड चले गए, 5 5 दा 15, सॉरी 5 5 दा 25, मतलब 15 5 का कितने होते हैं हमारे पास 75। अभी देखो 15 से ये कट जाएंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 4 दा 60। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। सो टाइम कितना हो गया हमारा, फिर यही हमने निकालना था, टाइम कितना आ गया फिर हमारा 4। सो इट विल टेक द टाइम 4, राइट, 4 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा फिर, जहाँ पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड टाइम। सो कितना आएगा 4 आवर्स, राइट। यही हमने निकालना था कि वो उसको अगर 75 किलोमीटर स्पीड है तो अगर 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो तो उसको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो वो हमने निकाल लिया है। इट विल टेक 4 आवर्स, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6।